जीत भारती अपनी बहन की शादी एमपी चंद्रशेखर से कर दो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। सिंह जी, यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अपनी बहन की शादी किसी से करवाई हो या अपनी माँ की शादी किसी चमार से करवा दी हो, तो मतलब ये आप, मेरी बहन की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, सी इज क्वाइट कंफर्टेबल इन हर लाइफ, तो उसको मैं चंद्रशेखर जैसे चूतिए के साथ तो नहीं विवाह करवाऊंगा। मतलब अगर वैसा होता, शक्ल देखे चंद्रशेखर की, थूकने योग्य नहीं है। उसकी मूंछ देख करके मैं उसके मुंह पे थूक दूंगा। तो भाई, विवाह में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ये नहीं कि चमार हैं और एमपी हैं इसलिए विवाह कर दो, ऐसे नहीं होता है। चंद्रशेखर को स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो जो है किसी भी सवर्ण का, उसकी बेटी का हाथ मांगे। आप ट्रायल के लिए अपनी बहन मेरे पास भेजना चाहते हो तो बढ़िया है, आई हैव एवरीथिंग, डॉक्टरी पोजीशन, मिशनरी पोजीशन, बीडीएसएम इज न्यू नाउअडेज, मोमबत्ती जला जला के आपकी बहन के साथ बढ़िया से उनको बोलिए, भेजिए कभी, आप तो हो जाए ना। इससे मैं स्टडी करूँगा ऑब्वियसली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये मैं करना चाह रहा हूँ। आप करवाओ, अपनी बहन को भेजिए, माता जी भी चलेंगी। ये कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सनातन प्रेमी होने का दावा करते हैं और सनातन प्रेम की चादर ओढ़कर लोगों को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। इससे ज्यादा और कुछ जानने लायक इनके बारे में बचता नहीं है। इस व्यक्ति ने एक सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो बातें कही, वो आपको बिना बीप की सुनाई नहीं जा सकती हैं। अजीत भारती की भाषा और उसकी हिम्मत इस देश की दलित एट्रोसिटी की दास्तान बयां करती है। ये दिखाता है कि एक ऐसी वर्ग से आने वाले सांसद को लेकर कुछ भी कह देना इस देश में आज भी कितना सहूलियत भरा है। और तो और दलित महिलाओं को लेकर कुछ भी बक देना कितना आसान है। लेकिन बात सिर्फ दलित महिलाओं की भी नहीं है, बात महिलाओं की है। और जब महिलाओं की बात आती है तो अजीत भारती की प्रोफाइल ऐसी टिप्पणियों से भरी पड़ी रहती है। जब किसी कथित उच्च जाति के व्यक्ति से उसकी जाति ऊंची क्यों है ये पूछ लिया जाता है तो कई सेनाएं सड़कों पर उतरकर हंगामा खड़ा कर देती हैं। आजादी के 80 साल बाद भी एक ऐसी सांसद के घर की महिलाएं इन कपटी लोगों की नजरों से नहीं बच पा रही हैं। इस देश की 80% जनसंख्या के खिलाफ ऐसे लोग क्या विचार रखते हैं ये जानना है तो आप इस आदमी की प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह किया गया था। बाबा साहेब ने एक तालाब से पानी पिया था जहां दलितों को पानी पीना अलाउड नहीं था। जिस बात पे शर्म से डूब मरना चाहिए उस पे उपहास उड़ाते हुए ये लोग कहते हैं पिएगा पानी। कौन हिम्मत देता है इन्हें? कौन है इस देश में मनुवादी सोच वाला व्यक्ति? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब राहुल गांधी मनुस्मृति की आलोचना करते हैं तो योगी जी मनु को डिफेंड करने उतर आते हैं। उस मनु को जिसकी मनुस्मृति में शूद्रों के लिए लिखा है एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मान सुयया, यानी शूद्र का एक ही कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की बिना ईर्ष्या सेवा करना। एक जाति द्विर्जातिस्तु वाचा दारुणया क्षिपण जिह्वाया प्राप्योचाच्छेदम जघन्य प्रभवो हिसः। शूद्र यदि द्विज ब्राह्मण आदि को कठोर अपमानजनक शब्दों से संबोधित करे तो उसकी जीभ काटने का दंड बताया गया है। ऐसे मनु की वकालत कर रहे हैं यूपी के सीएम। इन्हीं से मिलती है हिम्मत ऐसे लोगों को। तो पूरा मामला क्या है जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। चंद्रशेखर आजाद ने क्या एक्शन लिया अब तक और क्या अजीत भारती को जेल होने वाली है? क्या दलित नेता एकजुट हो पाएंगे? क्या मायावती एक महिला होने के नाते महिलाओं पर की गई विभत्स टिप्पणी का जवाब दे पाएंगी? नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अजीत भारती आजकल आरक्षण हटाओ अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो जमावड़ा चल रहा है उसमें ये आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, व्हाइट पेपर की मांग करते हैं। लेकिन इसी मंच से जो भाषा और जो टोन निकलती है वो कहीं ना कहीं उस तबके को निशाना बनाती नजर आती है जो सदियों से हाशिए पर पड़ा रहा। आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बहस के नाम पर अगर किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। फिलहाल अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में यह FIR दर्ज की गई है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाना कितना मुश्किल काम है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि पुलिस थानों में आमतौर पर इस एक्ट के तहत आसानी से केस दर्ज नहीं किए जाते। पीड़ित थाने के चक्कर काटता रहता है, उसे भगा दिया जाता है, टाल दिया जाता है, जब तक कि उसके साथ कोई बड़ा राजनीतिक नेता जो खुद SC/ST समुदाय से हो थाने पहुंचकर या कॉल पर थानेदार को धमका ना दे।
यानी इंसाफ मांगने के लिए भी एक सिफारिश की जरूरत पड़ती है। और इसका सबसे ताजा और सबसे डरावना उदाहरण अभी मेरठ से सामने आया है। यहाँ के एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर अखिलेश गौर पर आरोप है कि उन्होंने दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव नाम के 2 नेताओं को अपने ऑफिस बुलाकर बेरहमी से पीटा, लात, घूंसों और डंडों से मारा। इतने बुरी तरीके से मारा गया। दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने बताया कि उनके साथ जाति सूचक टिप्पणियां की गईं। जैसे ही ये मामला मीडिया के सामने आता है, मेरठ पुलिस तुरंत एक्स पर एक ऑफिशियल बयान डालकर पूरे आरोप को तथ्यहीन, असत्य और निराधार करार दे देती है। दोनों नेताओं को हिस्ट्री शीटर बता दिया जाता है और कहानी गढ़ दी जाती है कि थाने से लौटते वक्त स्कूटर फिसलने से इन्हें ये चोटें आई हैं। यानी पुलिस ने पीड़ितों को ही अपराधी बनाकर पेश करने की कोशिश की। इसके बाद जब ऊपर से दबाव बना तो खुद एडीजी मेरठ जोन को यह मानना पड़ा कि एसएसपी के ऑफिस में ही इनके साथ ये हिंसा की गई थी। यानी एसएसपी के अपने ही बयान और एडीजी के बयान में जमीन आसमान का फर्क अब आ गया था। यही विरोधाभास सामने आने के बाद जांच बिठानी पड़ी और आखिरकार एसएसपी अविनाश पांडे समेत 9 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू होती है। अब सवाल है, आखिर भारत में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाना इतना मुश्किल टास्क क्यों है और आखिर ये एक्ट बनाया ही क्यों गया था? इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, वो जानते हैं। साल था 1989। भारत सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाम से एक एक्ट लेकर आती है। लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब दलित और आदिवासी समुदाय की हालत बेहद खराब थी। आज़ादी के बाद भी सदियों पुरानी छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, जमीन से बेदखली और खुलेआम हिंसा इनकी जिंदगी का हिस्सा बने हुए थे। गांव के कुएं से पानी भरना, मंदिर में घुसना, बराबरी से बैठना, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी इनको पीटा जाता था, जलील किया जाता था। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था बन चुकी थी। अगर धार्मिक और सामाजिक ग्रंथों की बात की जाए तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में ऐसे ऐसे श्लोक मिलते हैं जो साफ तौर पर एक तबके को नीचा दिखाने और उनके अधिकार छीनने की वकालत करते नजर आते हैं। चाहे वो शिक्षा से वंचित रखने की बात हो या फिर सजा में भेदभाव की। सदियों तक इसी सोच को सामाजिक मान्यता के तौर पर आगे बढ़ाया गया और यही मानसिकता आगे चलकर एक पूरी आबादी के खिलाफ रोजमर्रा के जुल्म की नींव बन गई। यह सिलसिला सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। आज़ादी के बाद भी जमीन पर इसकी झलक बार बार देखने को मिलती रही। जैसे साल 1968 में तमिलनाडु के किल्वेनमणि में 44 दलित मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। साल 1977 में बिहार के बेलची में भी दलितों का नरसंहार किया गया। साल 1985 में भी आंध्र प्रदेश में भी यही कहानी दोहराई गई। इस वक्त सरकार को महसूस हुआ कि मौजूदा कानून, चाहे वो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इन अत्याचारों को रोकने में नाकाफी हैं। और यहाँ से ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे सख्त कानून की जो सिर्फ भेदभाव नहीं बल्कि SC/ST समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा, अपमान, शोषण और तरह तरह के अत्याचारों को रोक सकेगा। और इसी सोच के साथ साल 1989 में संसद में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट में समय समय पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। साल 2015 में इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट किया जाता है। इसके बाद इस एक्ट में कई नए अपराधों को भी शामिल किया जाता है, जैसे किसी को झूठा खाना खिलाना, सिर मुंडवाना, कपड़े उतरवाकर घुमाना, चुनाव लड़ने से रोकना। इस तरह के अपराध भी अब इस एक्ट के दायरे में आ जाते हैं। साथ ही हर जिले में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया ताकि मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट काशीनाथ महाजन केस में एक बड़ा फैसला देती है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी और एंटीसिपेटरी बेल न मिलने जैसे प्रावधानों में ढील दे दी जाती है। इस फैसले का देश भर में विरोध होता है। दलित संगठनों ने इसे कानून को कमजोर करने वाला कदम बताया और आखिरकार सरकार को संसद में एक नया अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए एक्ट की मूल सख्ती को वापस बहाल कर दिया। अब सवाल यह है कि इस एक्ट के आने के बाद समाज में कितना बदलाव आया। देखा जाए तो कानून बनने के बाद अब पीड़ितों के पास एक ठोस कानूनी हथियार तो आ गया, मुआवजे का प्रावधान भी बना, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई और कम से कम कागजों पर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हुआ। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। एनसीआरबी के आंकड़े देखे जाएं तो साल 2018 में देश भर में SC/ST समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचार के टोटल 42,793 केस दर्ज किए गए। साल 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर के 45,961 हो गया और 2020 में 50,291। साल 2023 आते आते ये संख्या 57,000 के पार पहुंच गई। यानी 2018 से 23 के बीच केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान का नंबर आता है। कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध की अगर बात की जाए तो यहाँ तस्वीर बेहद निराशाजनक ही है।
कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कन्विक्शन रेट आज भी बेहद कम है और कोर्ट में लंबित पड़े मामलों की संख्या लाखों में है। अब यहाँ एक बात का जिक्र करना भी जरूरी है जो अक्सर बहस का मुद्दा बनती है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कथित तौर पर जहां इस एक्ट का इस्तेमाल बताया जाता है कि गलत तरीके से किया जा रहा है और मांग उठती है कि SC/ST एक्ट खत्म किया जाना चाहिए। अगर इसी तर्क से चलें तो डाउरी एक्ट में भी झूठे केस होने की बातें कथित तौर पर सामने आती हैं। NSA जैसे कानून में भी दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, लेकिन इन कानूनों के दुरुपयोग की चंद घटनाओं के आधार पर क्या इस पूरे कानून को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनके पीछे जो मूल मकसद है यानी कमजोर तबके की सुरक्षा, वो आज भी उतनी ही जरूरी है जितना पहले थी। जिस तरीके से डाउरी एक्ट में ये जरूरी है कि महिलाओं के अधिकार बचे रहें, किसी भी एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, जांच प्रक्रिया और बेहतर बनाई जा सकती है, लेकिन कानून को ही खत्म कर देना समाधान नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आंकड़े साफ बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इस एक्ट के तहत केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर भी जमीन पर पीड़ितों को थाने तक पहुंचने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो एक संवैधानिक अधिकार को भी इतना मुश्किल बना देती हैं कि उसके लिए भी किसी बड़े नेता के दबाव की जरूरत पड़ती है? तो आप क्या क्या सोचना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।